हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। गाइस, भौगोलिक स्तर के जितने भी मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, सो डेफिनेटली आप आगे जब भी किसी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये सेट्स ऑफ सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो कि 2010 से लेके 2020-21 में आए हुए क्वेश्चंस के बिहाफ पे आपको दिए गए हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये फोकस्ड सीरीज होनी चाहिए और इन सेट्स ऑफ सीरीज को जरूर देख ले ताकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए। सो ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्तर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट नंबर 6 है, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले के जो 5 सेट्स हैं जो कि भौगोलिक स्तर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, उनको जाके जरूर देख लीजिए ताकि आपका बेस मजबूत हो। और साथ ही एचएस डिफेंस सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल आइकॉन, ताकि आपको आगे भी नए वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ताकि और भी आपको टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन सेट्स मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चन सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है? तो आंसर है आपका छिंदवाड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे राज्य में कुल 5 पुलिस रेंज थी, जिसमें ग्वालियर था, इंदौर था, रीवा, जबलपुर और रायपुर। ठीक है, लेकिन बाद में आज की अगर बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में 11 डीआईजी रेंज है, परिसर है। ठीक है, जो कि भोपाल की अगर बात हुई है यहाँ पर, तो भोपाल के जिले परिसर में अगर देखा जाए तो भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि छिंदवाड़ा जो जिला है वो जबलपुर पुलिस के अंतर्गत आता है। जबलपुर जो पुलिस रेंज है उसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है आपका इंदौर। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, और इसे वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, साथ ही साथ व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, खेल राजधानी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। कारण है यहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो मध्य प्रदेश को मिलता है, और इसे अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो आंसर है आपका यहाँ पर पश्चिमी पठार। ठीक है, पश्चिमी पठार जो है वो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो 9 प्राकृतिक भागों में बटा था विभाजन के पहले, लेकिन विभाजन के बाद का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्तमान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश में 7 प्राकृतिक भाग है। ठीक है, पहला कौन सा है? मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन की घाटी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। तो यहाँ पर पश्चिमी पठार जो है वो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के क्षेत्रों में या सिंधु गंगा के मैदान में आता है? तो आंसर है यहाँ पर ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर शहर सिंधु गंगा के मैदान में विशाल मैदानों के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में ग्वालियर क्षेत्र आता है। ठीक है, एमपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल बसा है, भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, आंसर है यहाँ पर 5 पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि भोपाल का क्षेत्रफल लगभग 75 किलोमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। एक प्राकृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य पूर्ण जो झीलों का शहर कहा जाता है इसको, और झीलों का यह नगर जो है 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है। और अगर देखा जाए तो ये परमार राजा भोज ने इसका जो है स्थायित्व किया था, इसको बसाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राजा भोज की नगरी भोपाल कही जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ठीक है, तो जिला मुख्यालय कौन सा नहीं है? देखिए, यहां पर आंसर है इटारसी। देखिए, इटारसी जो है वो होशंगाबाद जिले का नगर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, पर यहां पर ये जिला मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिला मुख्यालय ये नहीं है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैंने, इसलिए सेट्स में डाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई तरह के बनाए जा सकते हैं। मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए क्वेश्चन डाला है। भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर है यहाँ पर टीकमगढ़। टीकमगढ़ भोपाल से जो है भोपाल मुख्यालय की जो सड़क मार्ग है उससे दूरी जो है सबसे ज्यादा रखता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है?
तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील आंसर है आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और तहसील भी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 7,26,26,809 है, जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग 5.99% जो है कैरी करता है। और इंदौर जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या कैरी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील भी है इंदौर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है, आंसर है यहां पर आपका पठार। ठीक है, ये देखा जाए तो दक्षिण पठार का एक भाग है, और वास्तव में देखा जाए तो उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच का एक अवरोध है ये। ठीक है, इसके उत्तर में जो समतल उत्तरी विशाल मैदान है, और उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान फैला है, जिसको पश्चिमी मैदान कहते हैं हम लोग। और आपका गुजरात का जो मैदानी भाग है वो पश्चिम में इसकी सीमा बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्व में आपका बघेलखंड है, जिसको बघेलखंड का पठार भी कहते हैं, और दक्षिण में ताप्ती नदी पार करने पर आपका मध्य प्रदेश से प्रायद्वीपीय जो पठार है वो शुरू हो जाता है। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जो है वो एक पठार है, ध्यान रखिएगा। और गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आंसर है यहां पर आपका छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर वर्तमान में मध्य प्रदेश का भाग नहीं है, जबकि मालवा, बघेलखंड और महाकौशल ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर है, ये मध्य प्रदेश के भाग हैं। छोटा नागपुर जो है वो आपका पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है, जो कि झारखंड का जो है अधिकतर क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग कुछ पठार में आता है। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है, और दक्षिण में की महानदी है। ठीक है, दक्षिण में एक महानदी है, इसकी जो सीमा तय करती है, ध्यान रखिएगा। इस पठार के नाम से अगर देखा जाए तो नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं के कारण रखा गया होगा इस पठार का नाम। तो ध्यान रखिएगा, नागपुर यानी कि नागवंशी राजाओं का जो एक वर्चस्व है उसको शो करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा का पूर्वी छोर कहां पर आकर मिलते हैं? ठीक है, तो आंसर है आपका अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करूं मैं आपसे, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर प्रदेश का अनूपपुर जिले का जो पुष्पराजगढ़ तहसील है, वहां पर एक अमरकंटक नाम का स्थान है, वहां पर मिलती है। ये दोनों जो स्थल है वो उनका पूर्वी क्षेत्र जहां पर अमरकंटक के स्थान पर मिलती है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी छोर जो है वो भी मिलता है। ठीक है, तो सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ी से ही नर्मदा का उद्गम होता है, और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका अमरकंटक है, लगभग कुछ 1036 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और जहां से नर्मदा और सोन नदी दोनों निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसको वाटर सेट। ठीक है, देखिए यहां से बहुत सारी नदियां निकली हैं, बहुत सारी नदियों की द्रोणियां निकली है, इस वजह से इसको वाटर सेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर से नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, कन्हार, रिहंद, पांडु, बिजुल, गोपद, ठीक है, बनास, ये सारी नदियां जो है वो उत्तर दक्षिण की ओर लगभग समांतर बहती है। कहाँ से बहती है? आपकी मैकाल पहाड़ियों से होकर के निकलती है यहाँ से, और मैकाल पर्वत श्रेणी की और अपेक्षाकृत नरम चट्टानों में विशाल जल द्रोणियां जो है वो और भी निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं से और एक नदी और फूट जाएगी। इस वजह से इसको वाटर सेट कहा जाता है। कई नदियां जो है आगे चल करके डेफिनेटली जिनका उद्गम जो है वो इन्हीं क्षेत्रों से होगा, तो इस वजह से इसको वाटर सेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्षेत्रों जिनको मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर लिया गया था, वे क्षेत्र कौन से थे? ठीक है, 3 क्षेत्र कौन से थे? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर है आपका मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ठीक है, इनको मिलाया गया था मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ठीक है, 1947 के समय की बात करूं आपसे मैं, तो राज्यों की जो श्रेणियां थी, जो एमपी था वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। पार्ट ए में जिसमें सीपी बरार था, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत था, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य था, ध्यान रखिएगा। फिर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश को वापस से गठित किया गया, और यहां पर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर आपका है यहाँ पर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है
तो भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव क्या है? तो आंसर है आपका जबलपुर के पास करोड़ी गांव। ठीक है, आंसर यहां पर क्या है? करोड़ी गांव है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कटनी जिला के जो टीमरखेड़ा तहसील है उसके क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत की जो केचुआ पहाड़ियां हैं उसकी ढलान में स्थित है करोड़ी गांव। ठीक है, जिसको आज के टाइम पर मनोहर गांव के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे जो पूरी जो हिस्ट्री है मैं आपको बता देता हूँ। भारत जो है आज़ादी के बाद सन 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से यहाँ पर जो है जबलपुर की जो इंजीनियरिंग कॉलेज इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और इसके संस्थापक जो थे वो थे प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती। ठीक है, तो प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती के अगुवाई में अनुसंधान प्रारंभ किया गया था यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर ग्राम करोदी को लोहिया जी की स्मृति में मनोहर गांव के नाम से जो है जाना जाने लगा। और इसके पहले जो ये तहसील सिहोरा जबलपुर में थी। ठीक है, बाद में कटनी जिला बनने पर ये जो गांव वो है कटनी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसंधान के तौर पर और भौगोलिक स्थिति के तौर पर देखा जाए तो करोदी जो है वो भारत का भौगोलिक केंद्र गांव माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि क्या कहा जाता है? आंसर है आपका निमाड़। ठीक है, निमाड़ जो है वो पश्चिम की ओर है मध्य प्रदेश के। आपको पता है इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी सीमाओं में अगर देखा जाए तो निमाड़ एक तरफ विंध्य पर्वत, दूसरी तरफ सतपुड़ा, जबकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य में नर्मदा नदी है। और प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो निमाड़ जो है वो नर्मदा घाटी और विंध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित एक पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो आंसर आपका निमाड़ है। और पौराणिक काल के तौर पर देखा जाए तो निमाड़ जो है वो अनुप जनपद कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? अनुप जनपद कहलाता था। बाद में इसे निमाड़ की जो है संज्ञा दी गई, फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाना जाने लगा। निमाड़ की अगर पौराणिक संस्कृति की बात करूं तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु जो था वो ओंकारेश्वर, मंदाता या महेशमती था। इसको पहले निमाड़ में अगर देखा जाए तो एक केंद्र बिंदु जो था, और आज के टाइम पर भी बहुत रिस्पेक्टफुल फॉर्म में ओंकारेश्वर को देखा जाता है, जिसको पहले मंदाता और महेशमती कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नर्मदा और विंध्य की दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग की बात करूं तो निमाड़ जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर यहाँ पर है आपका प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। ये गलत है, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। आंसर के ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, सही है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग जो है वो अपने पास रखता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, ये गलत है। आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो है वो आपकी ताप्ती नदी करती है, जबकि जो चंबल नदी है वो प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? आंसर है आपका 34 मिनट। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो लगभग 870 किलोमीटर है। ठीक है, इस डिस्टेंस की वजह से ही यहाँ पर जो ये अंतर आता है वो आपका आता है 34 मिनट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो आंसर है आपका 1949। ठीक है, आफ्टर आज़ादी के बाद में भारत संघ में भोपाल रियासत को 1 जून 1949 को शामिल कर लिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक तौर पे, तो ये आता रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो आंसर है यहाँ पर द्रविड़ समूह। आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश में पुराना संघ या आर्य समूह या धारवाड़ समूह, इनकी चट्टानें आपको अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको द्रविड़ संघ की चट्टानें या कोई साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो आंसर है आपका मालवा का पठार। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आपको पता होगा आई होप। और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। ठीक है,
और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर है आपका भू अवशिष्ट राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश को कोई समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य नहीं क्या कहा जा सकता, ना ही अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य कहा जा सकता है। तो आंसर है यहाँ पर भू अवशिष्ट राज्य। अब भू अवशिष्ट राज्य होता क्या है, क्वेश्चन ये बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। भू अवशिष्ट राज्य मतलब ऐसा राज्य या ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती हो और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हो। यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो अपने ही क्षेत्र के स्टेट्स या क्षेत्र से घिरा हुआ स्टेट है, ध्यान रखिएगा। इसी की तरह अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, ठीक है, ये 3 स्टेट्स भी भू अवशिष्ट स्टेट्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुनर्गठन के समय ली गई सिरोज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो आंसर है यहां पर आपका विदिशा। ठीक है, अब इसके पीछे की हिस्ट्री बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए। देखो 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिश पर जब मध्य प्रदेश को वापस से गठित किया गया, ठीक है, तो उस समय राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोज तहसील है उसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को दे दिया गया, जबकि मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसको, उसका जो एक सुनील टप्पा क्षेत्र है, ठीक है, उस सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन वाइस वर्सा पूछे ही जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है, सबसे अधिक पास है? तो आंसर है यहां पर उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है और ये उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है, आपको याद है। और अभी तक जिन्होंने भी बाकी के सेट्स कंप्लीट कर लिए होंगे तो उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हलवा लग रहे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ जिले जो हैं वो कर्क रेखा के बिल्कुल पास है, जबकि भोपाल, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, ये सारे जिले जो है कर्क रेखा से थोड़ा सा दूरी पर होते हैं। तो कुछ 14 जिले हैं जिनको क्रॉस करके आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का फैक्ट आपको और बता देता हूं। देखिए यहाँ पर शाजापुर जो है उसको भी क्रॉस करती है आपकी कर्क रेखा, लेकिन अब यहाँ पर शाजापुर को क्रॉस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। उसका रीजन है कि 2013 में जब शाजापुर से अलग करके आपका जब आगर मालवा बनाया गया था, तो आगर मालवा जो है वो शाजापुर क्षेत्र का ही भाग था। तो उस समय शाजापुर से जैसे ही आगर मालवा अलग करके बनाया गया तो आगर मालवा क्षेत्र में ही आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो अब नए फैक्ट के हिसाब से कर्क रेखा जो है वो शाजापुर को क्रॉस नहीं करती है, वो अब आगर मालवा को क्रॉस करती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगर मालवा शाजापुर से ही अलग करके बनाया गया एक क्षेत्र है, जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 स्टेट्स ही है, लेकिन अब शाजापुर हट चुका है, उसकी जगह क्या आ चुका है? आपका आगर मालवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन में संबंधित हैं, ठीक है, तो कौन सी समितियां हैं जो कि जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो आंसर है यहाँ पर BR दुबे समिति और MS सिंहदेव समिति। ये दोनों समितियां जो है वो जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां हैं। सो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को BR दुबे समिति ने 10 जिलों और जुलाई 1998 में MS सिंहदेव समिति ने 6 जिलों की सिफारिश की थी, नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी। इसके तहत 16 जिले बनाए गए थे और देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 16 जिले और पुराने 45 जिलों को मिला करके कुल 61 जिले हुए थे 1998 में। ठीक है, आगे की हिस्ट्री आपको बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पर फिर बाद में 2000 में जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो इन 61 जिलों में से 16 जिलों को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया और फिर से मध्य प्रदेश के पास में 45 डिस्ट्रिक्ट ही रह गई, जिनको आज बनते बनते फिर से मध्य प्रदेश के पास में कुल, वर्तमान की बात करूं 2020-21 को देखते हुए, तो मध्य प्रदेश के पास आज कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है, 52 जिले हैं, जिसमें नवीनतम जिला आपका निवाड़ी है और प्रस्तावित जिला आपका नागदा है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया और नागदा को प्रस्तावित किया गया है, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? निवाड़ी है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये थे पूरे क्वेश्चंस एमपी के 6th सेट के, जिसमें भौगोलिक मध्य प्रदेश से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। और यहां पर आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि सारे सेट्स ध्यान से सुने, कारण है ये कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी ना किसी एमपी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं ये। आगे भी मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको सेट्स प्रोवाइड करते रहूंगा, अपडेटेड क्वेश्चन को ऐड करते हुए आपको दूसरे सेट्स भी मिलते जाएंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए, और साथ ही सभी से गुजारिश है कि वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकॉन, ताकि उनको आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकॉन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। ठीक है, और साथ ही प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ताकि रिक्वायर्ड पर्सन के पास जाए। आप अपना ज्ञान अगर किसी को नहीं बांट सकते तो कोई इशू नहीं, लेकिन ज्ञान पहुंचा जरूर सकते हैं। तो प्लीज़ आप नीडी स्टूडेंट को इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और यहाँ पर साथ ही आप ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एमपी के एग्जाम के लिए। देखिए, पीएससी की ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर इसी सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ओवरऑल सारी एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मैं यहाँ पर अभी मेंस के लिए ये जो है सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपको कितना लिखना चाहिए, और मैं भी पॉसिबल आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख पाएंगे अगर आप उस सीरीज को फॉलो करेंगे, जिसमें 2015 से लेके 15-16 से लेकर के 2020-21 तक के जो क्वेश्चंस है उनको हम लोगों ने उसमें लिया है। ध्यान रखिएगा, उन क्वेश्चंस टॉपिक्स को हमने वहां पर कवर किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो भी, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिलेंगे। सो ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ आप इसे देखिए, शेयर करिए और इन्जॉय करिए इस स्टडी मटेरियल को। और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं खबरी एप्लीकेशन पे। इन्हीं वीडियोस के ऑडियोज जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में खबरी एप्लीकेशन पे डाल रहा हूं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे वीडियोस की, और खबरी एप्लीकेशन को फॉलो करने की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर आप ऑडियो सुन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ऑडियो से फायदा ये होता है कि आप चलते फिरते इसको सुन सकते हैं, आपको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, कम समय लगता है, और साथ ही साथ आप इजीली इसको एज अ सॉन्ग सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जरूर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, और साथ ही नए सेट्स को आप जरूर देखिएगा, आने वाले और पिछले सेट्स को भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ये था पूरा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। महेंद्र सिंह राठौड़, जय हिंद।